हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हालांकि इस टॉपिक को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उतनी डिटेल में नहीं किया था हमने सिर्फ ओवरव्यू देखा था। आज हम इस टॉपिक को बहुत डिटेल में देखेंगे और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो यहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उससे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट डू मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके बाद देखेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। अभी तक हमने जितने भी सम्स किए हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बेस किया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द मूवमेंट कैन बी मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मूवमेंट बोल सकते हैं या मोशन बोल सकते हो, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन। किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट जिस भी पॉइंट से खड़े रह के आप देख रहे हो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है एंड दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस वे, ऐसे मूव कर रहा है। सो मैं यहाँ से खड़े होके इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, तो ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। आप जिस भी पॉइंट से खड़े होके जिस भी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, वही पॉइंट आपकी बन जाती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जैसे कि ये पेन का एग्जाम्पल लिया है, दिस पेन इज मूविंग एंड मैं यहाँ पर इस पेन की मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। यहाँ पर खड़े रह के मैंने इस पेन की मोशन को ऑब्जर्व किया, है ना। तो ये पॉइंट जहाँ पर मैं खड़ा हूँ उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप की होती है, एक होती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरी होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है जहाँ पर न्यूटन की लॉ सही बैठती है। नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है जहाँ पर न्यूटन्स की लॉ सही नहीं बैठती। मैं आपको समझाऊंगा कैसे वो सही बैठती है, कैसे सही नहीं बैठती है। ठीक है, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैंने आपको पहले भी कहा है, वहाँ पर क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो भी होता है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। मतलब वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होता, वेलोसिटी कांस्टेंट बोलो या फिर वेलोसिटी जीरो बोलो, ऐसी टाइप की जिस भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी कांस्टेंट हो या फिर वेलोसिटी जीरो हो, ऐसी टाइप की फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं, जहां पर बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है ना। तो यहाँ पर नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो एक्सेलरेट करता है। नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा। ओके, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। और यहाँ पर न्यूटन्स की लॉ सही नहीं बैठती है। ठीक है, सो हम इसको एक एग्जाम्पल से देखेंगे, ऐसे बात नहीं करेंगे, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, लेट मी रब दिस पार्ट या, तो यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक रेलवे प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है। दिस बॉक्स हैविंग अ मास m, okay, and there is a person, this is a person, let's say this is person A and there is another person, this is another person, this is person B and there is another person who is person C, this is person C। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बना दिए, देयर आर थ्री पर्सन्स A B and C। A इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, A कहाँ पर खड़ा है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। B इज स्टैंडिंग ऑन अ ट्रेन विच इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, विच इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, दैट इज V। and C is standing on the train which is moving with constant acceleration। C के पास क्या है, acceleration है, मतलब ये accelerated motion है। तो now in this case what will happen, A B and C इस बॉक्स की मोशन को देखेंगे, मतलब इस बॉक्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो जब A इसको ऑब्जर्व करता है, जब A इसको ऑब्जर्व करता है, सी ये A है, दिस इज अ पर्सन है हु इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। इसने जब बॉक्स को ऑब्जर्व किया, इस बॉक्स को जिसका मास m था, तो उसकी वेट जो है दैट इज mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म है ये इसको सपोर्टिंग फोर्स दे रहा है, यू कैन से नॉर्मल रिएक्शन n इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, यहाँ पर आप बात करोगे तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि n और mg एक दूसरे को क्या कर देगा, कट कर देगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन अगर नेट फोर्स जीरो हो गई, नेट फोर्स जीरो हो गई, कोई नेट फोर्स ही नहीं है ना, नेट फोर्स जीरो है, कोई फोर्स ही नहीं है, तो ये बॉक्स मूव नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, दिस बॉक्स इज एट रेस्ट। ये बॉक्स क्या है, एक रेस्ट कंडीशन में है, कहीं भी मूव नहीं कर रहा। ठीक है, चलो सही है। यहाँ पर न्यूटन की लॉ सही बैठती है। कैसे सही बैठती है, न्यूटन ने कहा था कि किसी भी बॉडी को अगर मूव करवाना है फ्रॉम रेस्ट,
किसी भी बॉडी को अगर तुम्हें मूव करवाना है फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, तो उस बॉडी पे आपको फोर्स देनी पड़ेगी, तभी ही वो बॉडी मूव करेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये बॉडी अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन मूव नहीं कर रही, ये रेस्ट पे है, ऑब्वियसली रेस्ट पे रहेगी क्योंकि इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो यहाँ पर न्यूटन्स की लॉ सही बैठती है। तो ये वाली जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है वो कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गई? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गई। तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब बात करते हैं बी की। अब मैं किसकी बात करता हूँ? बी की। चलो यहाँ पर इफ वी विल से दिस इज अ ट्रेन and B is standing on this train and which is moving with constant velocity v। तो यहाँ पर ये जो बॉक्स है, this is the box right, ये constant velocity v के साथ मूव कर रहा है। कौन? the person B, the person B। तो ये क्या देखेगा कि बॉक्स इसकी तरफ आ रहा है। ये क्या देखेगा? बॉक्स इसकी तरफ आ रहा है। बॉक्स इसकी एक्चुअल में बॉक्स इसकी तरफ नहीं आ रहा, ये खुद बॉक्स की तरफ जा रहा है, लेकिन क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो इसे क्या दिखेगा कि बॉक्स उसकी तरफ आ रहा है। ओके जैसे कि ये मार्कर है, ये यहीं पे, ये मार्कर यहीं पे कैमरा के जस्ट सामने है, लेकिन मैं जब इस मार्कर के नज़दीक आऊँगा तो मुझे लगेगा ये मार्कर पीछे आया है। मुझे क्या लगेगा कि ये मार्कर पीछे आया है, ठीक है। तो वैसे ही इस ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है कि ये बॉक्स इसकी तरफ आ रहा है और इसकी तरफ वही वेलोसिटी से आएगा जिस भी वेलोसिटी के साथ वो मूव करेगा। एग्जाम्पल के लिए मतलब मान लो, चलो ये जो बी वाला ऑब्जर्वर है ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये ऑब्जर्वर क्या नोट करेगा? ये जो बॉक्स है ये इसकी तरफ आ रहा है विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि ये ऑब्जर्वर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो ये बॉक्स भी, इसको क्या लगेगा कि ये बॉक्स भी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही इसकी तरफ आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ही इसकी तरफ आ रहा है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बी ने क्या ऑब्जर्वेशन की? ध्यान से देखना, बी ने क्या ऑब्जर्वेशन की? इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट तो बी क्या करेगा? इस बॉक्स की एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला में पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और उसने क्या देखा? वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो उसे पता है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 0। मतलब बॉक्स के पास अभी भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। बॉक्स के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और बॉक्स के पास अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर बॉक्स के पास कोई नेट फोर्स है ही नहीं, तो नेट फोर्स नहीं है सीयर। यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये इसका वेट mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना, और ये यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन n। इसने देखा कि ये सारी फोर्सेस लग रही है, देखो यहाँ पर कोई भी नेट फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसे बड़ी स्मार्ट तरीके से मालूम पड़ा कि ये जो नेट फोर्स यहाँ पर, यहाँ पर नेट फोर्स अगर 0 है, कोई नेट फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, ठीक है, इसके लिए ही तो एक्सेलरेशन 0 आया। इसके लिए बॉक्स ने एक्सेलरेट भी नहीं किया। अंडरस्टूड? इस बॉक्स पे देखो, ये जो वर्टिकल फोर्सेस और ये जो अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से नेट फोर्स इस बॉक्स पे कितना देखेगा? ये 0। नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या हुआ? उस बॉक्स पे कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, है ना, और उसे वो चीज़ समझ में आ रही है कि ये बॉक्स इसकी तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है, तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है इस बॉक्स के पास। ओके तो चलो, ये वाली जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहाँ पर न्यूटन्स की लॉ सही बैठती है, तो ये वाली भी कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गई? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहाँ पर न्यूटन की लॉ सही बैठती है। दिस इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब बात करेंगे पर्सन सी की, जो खुद एक एक्सेलरेटेड बॉडी पे मूव कर रहा है ना। पर्सन सी की खुद की एक एक्सेलरेशन है, दैट इज ए। तो ए की बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर इफ दिस इज अ बॉक्स एंड दिस इज अ ट्रेन, जहाँ पर पर्सन सी खड़ा है विच इज़ मूविंग विथ एक्सेलरेशन ए एंड द बॉक्स हैविंग मास m। तो सबसे पहले तो ये देखेगा कि इसका mg एक वेट है, नॉर्मल रिएक्शन है, जो एक दूसरे को कट करता है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पर मज़े वाली बात ये है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ बॉक्स एंड दिस इज़ अ पर्सन सी, मैं खुद पर्सन सी हूँ, है ना। तो मैं जब कुछ एक्सेलरेशन के साथ पीछे जाऊँगा तो मुझे क्या लगेगा कि ये बॉक्स पीछे गया है। ये जो पर्सन है एक्सेलरेशन ए के साथ आगे की तरफ जाएगा, तो इसे क्या लगेगा कि ये जो बॉक्स है ये इससे दूर जा रहा है ना। इसे क्या लगेगा? ये बॉक्स इससे, ऑब्वियसली मैं यहाँ पर एक पर्सन सी हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं इस पेन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैं खुद पीछे जा रहा हूँ विद एन एक्सेलरेशन ए। तो मैं ऐसे पीछे की तरफ गया तो मुझे क्या लग रहा है कि ये बॉक्स मुझसे दूर जा रहा है। मुझे क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि ये बॉक्स मुझसे दूर जा रहा है। तो ये बॉक्स उसी स्पीड से दूर जाएगा, उसी एक्सेलरेशन से दूर जाएगा जितनी ये मूव कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन। तो ये बॉक्स मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ए। ए एक्सेलरेशन के साथ वो कहाँ पर मूव कर रहा है? इन द लेफ्ट साइड। कहाँ पर मूव कर रहा है? इन द लेफ्ट साइड, ठीक है। अभी यहाँ पर ध्यान से देखना क्लास।
अब इसे थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। क्यों कंफ्यूजन क्रिएट हुई? इसे क्या दिख रहा है कि इस बॉक्स के ऊपर तो कोई नेट फोर्स है ही नहीं, नेट फोर्स तो जीरो है। इस बॉक्स के ऊपर सिर्फ दो फोर्स था, वर्टिकल फोर्सेस, दैट इज एन एंड एम जी। ये दोनों फोर्सेस था। अब क्योंकि हमें पता है दिस आर द वर्टिकल फोर्सेस, दिस फोर्सेस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द ब्लॉक। ये फोर्सेस इस ब्लॉक की हॉरिजॉन्टल मोशन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। लेकिन इस पर्सन के अकॉर्डिंग बॉक्स इससे मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए, बॉक्स उससे दूर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए, है ना। तो उसे क्या लग रहा है कि यहाँ पर अगर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं है, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं है, तो ये एक्सेलरेशन इस बॉक्स को कहाँ से मिला? इस बॉक्स के ऊपर अगर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स ही एग्जिस्ट नहीं करती तो ये एक्सेलरेशन इस बॉक्स पे कहाँ पर मिला? क्योंकि न्यूटन्स की सेकंड लॉ क्या बोलती है? कोई भी बॉडी तभी ही एक्सेलरेटेड मोशन में होगी जब भी कोई उसके ऊपर फोर्स होगा। अब यहाँ पर इसे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। इसे इतना तो पता है कि ये बॉक्स इससे दूर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए, विद एन एक्सेलरेशन ए। तो इसे कंफ्यूजन ये क्रिएट हुआ कि इस बॉक्स के पास एक्सेलरेशन तो है, बट न्यूटन ने कहा था कि कोई भी बॉक्स या फिर कोई भी बॉडी एक्सेलरेशन ए से तभी ही मूव करेगी जब कोई उस पर बाहर का फोर्स लगेगा, जब कभी उसे कोई फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर इसे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि यहाँ पर तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं, तो मतलब न्यूटन की लॉ सही नहीं है। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब पर्सन सी इस बॉक्स को ऑब्जर्व करता है तो इसे क्या लगता है कि न्यूटन की लॉ सही नहीं है। तो ऐसी टाइप की फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सॉरी नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसी टाइप की फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो दिस पर्सन इज बेस्ड ऑन द, ये जो पर्सन है ये कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। चलो ये पार्ट क्लियर होता है। ओके लेकिन अभी क्योंकि इसे न्यूटन की लॉ लगानी है, क्योंकि इसके पास सिर्फ न्यूटन का फॉर्मूला है। ओके इसके पास कौन सा फॉर्मूला है? न्यूटन्स के फॉर्मूला है। इस बॉक्स के ऊपर उसे कुछ कैलकुलेशंस करनी है विद द हेल्प ऑफ द न्यूटन्स फॉर्मूला, है ना, विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स फॉर्मूला। तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे मानना पड़ेगा कि इस बॉक्स के ऊपर एक फोर्स लग रही है दैट इज इन द लेफ्ट डायरेक्शन, है ना, एंड दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सेलरेशन। यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी ये एक्सेलरेशन की। तो ऐसी टाइप की फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स। ये आपकी सूडो फोर्स है, मतलब ऐसी कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती है, बट न्यूटन्स की लॉ से हमें कैलकुलेशन अगर करना है, क्योंकि न्यूटन ने कहा था ना एक्सेलरेशन तभी होगा जब भी कोई फोर्स होगा। अब क्योंकि ये पर्सन देख रहा है यहाँ पर कोई फोर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो इसे मानना पड़ेगा कि इस ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स लग रही होगी, है ना, जिसकी वजह से ये एक्सेलरेशन ए आया, करेक्ट। लेकिन एक्चुअल में कोई फोर्स ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसने ऐसा अज्यूम किया दैट इस पे कौन सी फोर्स लग रही है? एफ फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से ये ब्लॉक मूव कर रहा है, ताकि न्यूटन की लॉ गलत ना हो जाए, है ना। न्यूटन की लॉ, हम न्यूटन्स की जो भी फॉर्मूला है हम इस पे यूज कर सके। सो देयरफॉर ये जो सूडो फोर्स है, इस सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ, इस ब्लॉक का मास है एम एंड एक्सेलरेशन इज ए। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सूडो फोर्स। ये सूडो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। सी न्यूटन की लॉ आ गई, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो ये जो सूडो फोर्स होगा ये क्या होगा? जिस भी एक्सेलरेशन के साथ ये पर्सन मूव करेगा, सूडो फोर्स जो भी होगा वो उसकी इस ब्लॉक पे, जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उस ऑब्जेक्ट पे जो भी सूडो फोर्स लगेगा वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है। जिस डायरेक्शन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है, सूडो फोर्स हमेशा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द सूडो फोर्स एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सूडो फोर्स अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन हम करेंगे, बट बिफोर दैट कॉपी डाउन दिस। तो क्लास अभी एक छोटे से डेरिवेशन हम लोग करेंगे फॉर द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिससे आपको क्लियर पिक्चर होगा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैसे किसी पार्टिकल पे सूडो फोर्स लग जाती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। सपोज यहाँ पर हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया दैट दिस इज माय फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। लेट्स से दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एस एंड आई विल से दैट दिस इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अभी हम दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं दैट अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स डैश ले लेते हैं, दिस इज वाई डैश। और ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो कैपिटल ए होगी, ए बार ले लेते हैं वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, और इसको हम लोग बोल देते हैं दैट दिस इज एस डैश। सो दिस इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे दैट यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन ए बार है, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है,
तो यहाँ पर अभी एक पार्टिकल ले लिया, फॉर एग्जांपल दिस इज पार्टिकल P, ओके, और ये जो पार्टिकल P है, जब आप इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हो तो इसकी जो एक्सेलरेशन है दैट इज a बार, इसकी जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है, a बार। ध्यान से याद रखो, a बार इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P, एक्सेलरेशन ऑन पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो पार्टिकल P की जब पोजीशन देखोगे, सो द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज r बार, इसको r बार ले लिया। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज r डैश बार, and the position of non-inertial frame of reference with respect to inertial frame of reference is r bar. Okay, तो यहाँ पर इस पॉइंट्स को नेमिंग कर देते हैं that this point is O, this point is O dash. ठीक है, so if you will see in triangle, कौन से triangle की बात करते हैं, in triangle O, O dash and P, using triangle law of vector addition, यहाँ पर हम लोग triangle law of vector addition लगा देंगे, using triangle law of वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में लगा दूंगा यहाँ पर। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, दिस इज ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी बार इज इक्वल्स टू ओ ओ डैश बार प्लस ओ डैश पी बार। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन वी हैव। सो व्हाट इज ओ पी, ओ पी इज नथिंग बट आर बार, सो आर बार ओ ओ डैश बार क्या है आपका, कैपिटल आर बार, और ओ डैश पी क्या है आपका, इट इज आर डैश बार। So therefore r dash bar क्या हो गया, it is r bar minus capital R bar. Okay, so differentiate करेंगे इस इक्वेशन को, differentiate above equation with respect to time. So therefore derivative of r dash bar upon dt is equals to derivative of r bar upon dt minus derivative of r bar upon dt. We know that rate of change of position vector is nothing but the velocity. So therefore I will write down v dash bar is equals to v bar minus capital V bar. तो v डैश का मतलब क्या हुआ, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। v बार का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड कैपिटल V बार का मतलब क्या हुआ, द वेलोसिटी ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे हम, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट अबाउ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन डेरिवेटिव ऑफ v डैश बार upon dt is equals to derivative of v bar upon dt minus derivative of capital V bar upon dt. तो ये क्या आ जाएगा हम लोग को, this is nothing but acceleration a dash bar which is equals to a bar minus capital A bar. Again the same thing, a dash is nothing but the acceleration of particle P with respect to non-inertial frame of reference. A bar is the acceleration of particle P with respect to inertial frame of reference, and capital A bar is the acceleration of non-inertial frame of reference with respect to inertial frame of reference. हम क्या करेंगे, थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देंगे विथ m, तो m a डैश बार इज इक्वल्स टू m a बार माइनस m कैपिटल A बार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, सपोज f डैश बार इज इक्वल्स टू f बार माइनस m a बार, इसको प्लस कर देते हैं और अंदर माइनस लिख देते हैं। तो आपको यहाँ पर ये एडिशनल, जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे तो आपको यहाँ पर सी इसके ऊपर रियल फोर्स लग रही थी F बार, एक्चुअल में उसके ऊपर फोर्स F बार ही था, लेकिन जब आपने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा तो ये आपको एडिशनल फोर्स मिला, दैट इज माइनस एम ए बार, दैट इज माइनस एम ए बार। तो यही होता है आपका सूडो फोर्स, यही होता है आपका सूडो फोर्स, है ना, हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। सो दिस इज नोन एज अ सूडो फोर्स। जब भी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसके ऊपर सूडो फोर्स एग्जिस्ट करेगी अगर वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे तो हमेशा वो ऑब्जेक्ट हमेशा कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन बना रहा होगा आपके रिस्पेक्ट में। ठीक है, सो दिस इज द शॉर्ट डेरिवेशन, प्लीज कॉपी डाउन, देन विल मूव टू द न्यूमेरिकल क्विकली। Okay students, so it's time to solve the numericals. Let's solve the first problem. A railroad car is moving towards the right with acceleration a. A man A accelerating towards left with an acceleration of magnitude a by 3 with respect to the car. A dog of mass m is following man A with an acceleration a by 3 related to the car. Observer B on the ground is observing the dog and man A. Find the first sub question, net force experienced by the dog as seen by the observer B standing on the ground. Option B,
rate of change of linear momentum of the dog related to the man A moving on the trolley. Pseudo force, sub question C, pseudo force acting on the dog as seen from A. Okay, तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द डॉग एज सीन बाय ऑब्जर्वर बी स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। इस डॉग पे कितनी नेट फोर्स लग रही है एज सीन बाय द ऑब्जर्वर बी फ्रॉम द ग्राउंड, सबसे पहला सब क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। और इस डॉग का जो मास है दैट मास इज m। तो सबसे पहले आप पता कर लो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ डॉग, एक्सेलरेशन ऑफ डॉग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये चीज़ पता करनी है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ डॉग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज द क्वेश्चन मार्क। तो एक्सेलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म, एक्सेलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूँ सो इट इज़ ए आई कैप इफ दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस, ठीक है। acceleration of dog with respect to platform is nothing but acceleration of dog minus acceleration of platform is equals to acceleration of dog with respect to platform कितना है a/3 but in the left direction so minus a/3 I cap. So acceleration of dog कितना हो गया, acceleration of dog is equals to AP bar minus a/3 I cap. So what is AP bar? It is a I cap. So a I cap minus a/3 I cap. So ये हो गया अपना 2a/3 I cap. So this is the acceleration of dog with respect to the ground. Okay. So this person B standing on the ground, he find out that the force acting on the dog is nothing but mass into acceleration of the dog with respect to ground. So mass m and acceleration is 2a/3 I cap. So your final answer, force acting on the dog is 2ma/3 I cap. So this is the force acting. Yeah, correct. Now we need to find out what is the change in momentum, what is the change in momentum seen by the observer A for the dog. डॉग की कितनी मोमेंटम चेंज हुई है एज सीन बाय द ऑब्जर्वर ए, हाउ मच मोमेंटम इज चेंज बाय द डॉग एज सीन फ्रॉम द ऑब्जर्वर ए। लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। चेंज इन मोमेंटम हमें पता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द एक्सेलरेशन, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ डॉग विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन ए, है ना। तो जो ए है, द पर्सन ए, acceleration of person A with respect to platform is nothing but what, acceleration of A minus acceleration of platform. What is acceleration of A? A की जो acceleration देखोगे नहीं पता, चलो A की acceleration नहीं पता। What is acceleration of platform? It is minus A I cap, जैसे कि हमें पता है acceleration of platform is A I cap. So acceleration of A with respect to platform कितना है, minus a/3 I cap in the left direction, which is equals to acceleration of A minus a I cap. तो acceleration of A कितना हो गया, it is equals to minus a/3 I cap plus a I cap. So is equals to 2a/3 I cap. So this is the acceleration of A. तो acceleration of dog with respect to A देखेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, acceleration of dog with respect to A. So acceleration of dog minus acceleration of A. What is the acceleration of dog? Acceleration of dog हमें आ रहा था 2a/3. So I'll write down 2a/3 I cap, and acceleration of A is also coming as 2a/3 I cap. So get cancel out, which is equals to 0. Correct. Acceleration of dog with respect to A कितना आ रहा है, 0. इसका मतलब क्या हुआ, acceleration हमें पता है, it is the change in momentum with respect to time. Change in momentum with respect to time of dog with respect to A is also 0. So therefore change in momentum of dog with respect to A हमारा आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। कोई मोमेंटम ही चेंज नहीं हो रही ए के रिस्पेक्ट, डॉग की किसी कोई भी मोमेंटम चेंज नहीं हो रही डॉग की विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो चलो ये चीज़ें हो गई। अभी हमें पता करना है व्हाट इज़ द सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन द डॉग, व्हाट इज़ द सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन द डॉग एज सीन बाय ऑब्जर्वर ए, व्हाट इज द सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन द डॉग एज सीन बाय ऑब्जर्वर ए। तो ये चीज़ें पता करनी है। सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट, द थर्ड सब क्वेश्चन फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। सो सबसे पहले एक काम करो, ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर ए है जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है ना। तो उसकी एक्सेलरेशन पता करो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो हम लोगों ने ऑब्वियसली पता कर लिया एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, एक्सेलरेशन ऑफ ए हमें आ रहा है 2a/3. सो आई विल राइट डाउन एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2a/3 I cap, करेक्ट।
एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2a/3 आई कैप। हमेशा सूडो फोर्स में जो भी ऑब्जर्वर होता है उसका जो भी एक्सेलरेशन होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में होगा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला देखा था दैट एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ प्लस माइनस एम ए, हमने डेरिवेशन में ये फॉर्मूला देखा था। तो वहाँ पर ये ए क्या था, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपकी ग्राउंड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ऑब्जर्वर ए। तो हमें फाइंड आउट करना है, सी ये सूडो फोर्स था ना, तो सूडो फोर्स पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी ऑब्जर्वर होगा जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा उसकी एक्सेलरेशन, पहली बार उस पहला केस क्या है, उसकी एक्सेलरेशन पता करो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन पता करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो हमें आ गया है 2a/3 आई कैप, है ना। तो अभी अब सूडो फोर्स को पता करने के लिए बस m से मल्टीप्लाई कर दो। सो सूडो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मास एक्सेलरेशन ऑफ a क्या है, 2a/3 आई कैप। सो ये हो गया 2am/3 आई कैप। सो दिस इज द सूडो फोर्स, दिस इज द सूडो फोर्स, करेक्ट। सो ये चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। प्लीज कॉपी डाउन देन this part, then we'll move to the next one. Let's move to the next question. So next question we have, just a minute, let me open the question. Yeah, so next question is, a man of mass m stands on a weighing machine in an elevator accelerating upward with an acceleration a. Draw the free body diagram of the man as observed by the observer a and observer b. ऑल्सो कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद रीडिंग बनाएंगे कि वेइंग मशीन क्या रीड कर रहा है। तो सबसे पहले फ्रॉम ऑब्जर्वर ए फॉर ऑब्जर्वर ए, तो हम बात करेंगे सबसे पहले ऑब्जर्वर ए की। सो फॉर ऑब्जर्वर ए, जब वो उस पर्सन को देखता है, ओके, तो सबसे पहले उस पर्सन का वेट दैट इज mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन given by the weighing machine to this person in the upward direction, and this person is moving upward direction with an acceleration a. ये ऊपर की तरफ जाएगा with an acceleration a, है ना। क्योंकि जब आप देखोगे ये ऑब्जर्वर a है, ये कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ठीक है, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा। ओके, जब ऑब्जर्वर b देखेगा तो उस पर क्या आ जाएगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया ना वो ऑब्जर्वर b। तो जब ऑब्जर्वर b, आई राइट डाउन हियर फॉर ऑब्जर्वर बी, तो जब ऑब्जर्वर बी इस पर्सन को देखेगा तो सबसे पहले तो इसका खुद का वेट दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन mg, उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन दैट इज m, करेक्ट। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ऑब्जर्वर बी क्या देख रहा है, फॉर ऑब्जर्वर बी जब पर्सन ए को देख रहा है तो जो ये पर्सन है ये बी के लिए मूव नहीं कर रहा, ये बी के लिए मूव नहीं कर रहा है ना। जो वो लिफ्ट में खड़ा है, जब आप और आपके फ्रेंड किसी लिफ्ट में खड़े हो तो आप हमेशा क्या देखोगे, आपका जो फ्रेंड है वो रेस्ट पोजीशन पे है। तो ऑब्जर्वर बी के लिए ये जो बॉडी है ये रेस्ट पोजीशन पे है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, इस बॉडी का 0 हो गया अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर बी। बट क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है ना, तो सूडो फोर्स तो लगेगी, है ना। तो जो सूडो फोर्स, सी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ पर है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और हमें पता है जो सूडो फोर्स एप्लीकेबल होती है वो कौन सी डायरेक्शन में होती है, देखो नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपवर्ड डायरेक्शन में है, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ पर है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली जो सूडो फोर्स एप्लीकेबल होगी वो कहाँ पर होगी, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि हमें पता है सूडो फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो सूडो फोर्स है वो कहाँ पर लग जाएगी, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस सूडो फोर्स, इस पर्सन का मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज ए, ठीक है। तो ये आपका सूडो फोर्स लग गया इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द सूडो फोर्स, दिस इज द सूडो फोर्स, ठीक है। अच्छा, वेक्टर नहीं लेते, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है। दिस इज द सूडो फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि ये जो पर्सन है, इसका वेइंग मशीन पे कितना रीडिंग आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जर्वर ए के लिए देखते हैं। हमें पता है नेट फोर्स कितना हो जाएगा, n माइनस एम जी विच इज इक्वल्स टू एम ए। तो यहाँ पर क्या हो गया, n इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए, जिधर से m कॉमन ले लेंगे, m कॉमन आ गया तो अंदर क्या मिल गया, g प्लस ए। सो दैट इज द नेट फोर्स। ये रीडिंग दिखाएगा, कौन दिखाएगा, वेइंग मशीन। तो अब इसकी बात करेंगे, यहाँ पर देखो आपको क्या दिखेगा, b क्या दिख रहा है कि इस बॉडी की कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, a का वैल्यू 0 है।
तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इससे समझ में आता है दैट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स n है और डाउनवर्ड फोर्स क्या है, mg प्लस m है ना। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, m कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या मिल गया, g प्लस a। सो दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन। एज यू कैन सी, जब आप इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे, आंसर एक ही पाओगे। Let's move to the next question. Again, very interesting question. So let me read the question. Yeah. So what is the question? A bob of mass m is equals to 50 gram is suspended from the ceiling of a trolley by a light inextensible string. If the trolley accelerates horizontally, the string makes an angle theta is equal to 37 degree with the vertical. Find the acceleration of the trolley. We need to find out the acceleration of the trolley. इस trolley का acceleration क्या है ये पता लगाना है. So let's start with this part. सबसे पहले suppose if there is a person standing inside the trolley. ये person खड़ा है इस trolley के अंदर. Okay. तो ये पर्सन क्या देख रहा है, जैसे ये पूरा ट्रॉली है एक्सेलरेशन ए के साथ मूव कर रहा है, तो ये जो स्ट्रिंग है और ये जो मास इस स्ट्रिंग से लगा हुआ है ये पीछे की तरफ जा रहा है ना। तो पीछे की तरफ जाने का कारण क्या था, सूडो फोर्स विच इज एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सी ये नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस राइट की तरफ जा रही है, तो सूडो फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगी। We know that pseudo force always acts in the opposite direction of non-initial frame of reference। जो भी डायरेक्शन नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की होगी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसका मास कितना है, m है, तो pseudo फोर्स कितना हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन बट इन द लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद इस स्ट्रिंग में टेंशन T लग जाएगी, दैट दिस स्ट्रिंग टेंशन T, उसके बाद इसका खुद का वेट दैट इज mg। तो ये हमने इस पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। जैसे कि यहाँ पर मैं फिर से बना देता हूँ दैट दिस इज ma, this is tension T and this is mg, correct। तो यहाँ पर if you will see this is my x axis and this is my y axis। ठीक है, तो यहाँ पर हम T को रिजॉल्व करेंगे, बट उसके पहले सी यहाँ पर T को रिजॉल्व करेंगे इन द वर्टिकल कंपोनेंट इनटू द एंड इन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो इफ दिस इज थीटा देन ड्यू टू द अल्टरनेट एंगल दिस इज आल्सो थीटा। तो यहाँ पर मैं थीटा बना देता हूँ दैट दिस इज थीटा। तो T को जब रिजॉल्व करोगे इनटू टू कंपोनेंट लाइक दिस, सो दिस बिकम T cos थीटा एंड दिस पार्ट बिकम T sin थीटा। ठीक है, T cos थीटा एंड T sin थीटा। नाउ इफ यू विल सी अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन इस बॉडी की कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। क्लियर। तो इससे हमें पता चलता है कि नेट फोर्स इस पार्टिकल पे इसके रिस्पेक्ट में कितना लग रहा है, जीरो लग रहा है। कोई नेट फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। जब आप नेट फोर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करी जब आपने सूडो फोर्स दिखा दिया है। ठीक है, जब आपने सूडो फोर्स दिखा दिया है, इस फोर्स के दिखाने के बाद कोई भी नेट फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब द फोर्स, मेरा बोलने का मतलब है द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन विल बी जीरो एंड द फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज ऑल्सो जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर जब बात करेंगे फोर्स इन एक्स डायरेक्शन की, तो एक्स डायरेक्शन में क्या आता है, T sin theta minus ma which is equals to 0, so therefore T sin theta is equals to ma। नेक्स्ट समेशन ऑफ फोर्स इन y डायरेक्शन की बात करेंगे तो y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, T cos theta minus mg which is equals to 0, so therefore T cos theta is equals to mg। so I will say that this is my equation number 2, this is my equation number 1। दोनों को डिवाइड कर दो, so T sin theta upon T cos theta is equals to ma upon mg। So mm get cancelled, tt get cancelled, sin upon cos becomes tan theta which is equals to a by g। So a का वैल्यू कितना हो गया आपका, g tan theta। The value of g we know that 10 और theta का वैल्यू कितना है, I think so theta is 37, या theta is 37, so tan 37 का वैल्यू कितना हो गया, 3/4 हो गया। ठीक है, so 2 ज़ा 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15/2 comes out to be 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट इज द एक्सेलरेशन। और जहाँ तक सूडो फोर्स की बात करेंगे तो सूडो फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है अपना 50 ग्राम, सो 50 इंटू 10⁻³ और एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 7.5, सो 7.5। ठीक है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट समथिंग 375 इंटू 10⁻³ न्यूटन। सो दैट इज द सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ठीक है, प्लीज कॉपी डाउन दिस पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। So question is, a bead of mass m is fitted onto a rod and can move on it without friction. At the initial moment, the bead is in the middle of the rod.
The rod moves translationally in a horizontal plane with an acceleration a in a direction forming an angle alpha with the rod. Find the acceleration of the bead related to the rod. So we need to find out what is the acceleration of the bead related to the rod. तो यहाँ पर हमारा bead ये रहा, this is the bead, ठीक है, and this rod is moving in this direction with an acceleration a. ये इस डायरेक्शन में जा रहा है with an acceleration a, ठीक है. चलो हमें पता है अगर रॉड इस डायरेक्शन में जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a, तो इस बीड के ऊपर जो सूडो फोर्स लगेगा, दैट सूडो फोर्स एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो यहाँ पर जो सूडो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज व्हाट एम ए लिख देते हैं और इस पार्ट को रब कर देते हैं, ठीक है. सो सूडो फोर्स इन द राइट डायरेक्शन, तो यहाँ पर जब देखेंगे तो वेट विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज एम जी, एंड दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज एन. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एम ए को रिजॉल्व करेंगे इंटू टू कॉम्पोनेंट. वन विल बी द, सी आई विल से दैट दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज माई वाई एक्सिस, ठीक है. तो एम ए को रिजॉल्व करेंगे इंटू टू कॉम्पोनेंट्स, वन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अनदर अलॉन्ग वाई एक्सिस. सो लेट्स सी यार, यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो एम ए को यहाँ पर मैंने रिजॉल्व कर दिया, वन इन एक्स डायरेक्शन एंड अनदर इन वाई डायरेक्शन. सो इफ़ दिस इज अल्फा देन दिस इज ऑल्सो अल्फा. तो ये पार्ट हो गया हमारा एम ए कॉस अल्फा और ये पार्ट हो गया हमारा एम ए साइन अल्फा, है ना. एम जी को भी रिजॉल्व करेंगे, सो वन अलॉन्ग दिस कॉम्पोनेंट एंड अनदर अलॉन्ग दिस कॉम्पोनेंट. तो ये वाला पार्ट आपको पता है बाय यूजिंग द ज्योमेट्री, हमने काफ़ी टाइम किया है. सो दिस विल बी एम जी कॉस अल्फा एंड दिस विल बी एम जी साइन अल्फा, ठीक है. अभी यहाँ पर हमें एक चीज़ क्लास समझ में आ गई है, इन्होंने क्वेश्चन से ही समझ में आता है कि ये बीड मूव करने वाला है. इस रॉड के ऊपर बीड इस डायरेक्शन में मूव करेगा, कहीं पे ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, डिपेंड करता है कहाँ पर जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर जब देखेंगे कि बीड जो है वो एक्स एक्सिस पे मूव कर सकता है लेकिन वाई एक्सिस पे मूव नहीं कर सकता. अगर वाई एक्सिस पे मूव नहीं कर रहा है तो इससे समझ में आ रहा है दैट समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन विल बी जीरो, जिसकी वजह से हमें मालूम पड़ता है दैट एन इज इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज एम ए साइन अल्फा अपॉन एम ए साइन अल्फा प्लस एम जी कॉस अल्फा. चलो नॉर्मल रिएक्शन तो आ गया, परफेक्ट, वेरी गुड, ठीक है. अब बात करते हैं अबाउट एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो ध्यान से देखो क्लास, नेट फोर्स कितनी हो जाएगी एक्स एक्सिस पे. व्हाट इज द नेट फोर्स एग्जिस्ट ऑन द एक्स एक्सिस. सपोज ये बीड नीचे मूव कर रहा है, लेट्स से हम लोगों ने मान लिया एक बीड नीचे मूव कर रहा है. नीचे मूव करने की वजह से कौन बड़ा हो जाएगा, एम जी साइन अल्फा इज ग्रेटर देन एम ए कॉस अल्फा. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा दैट नेट फोर्स इज एम जी साइन अल्फा माइनस एम ए कॉस अल्फा, करेक्ट. So this is the net force and we know the formula for the net force, it is mass into acceleration. So this is mg sin alpha minus ma cos alpha और ये वाला acceleration अलग है, this is the net force, okay. ये net force किसके रिस्पेक्ट में, with respect to the person who is sitting on the rod, है ना. क्योंकि ये जो acceleration लग रही है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया विद द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट. तो ये जो acceleration है, ये जो एक्सेलरेशन है किसके रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू दी पर्सन, और पर्सन कहाँ पर है, रॉड के ऊपर है. सो आई विल राइट डाउन दैट दिस इज द एक्सेलरेशन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ बीड विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन सिटिंग ऑन द रॉड, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन. अभी जो रॉड की एक्सेलरेशन होगी वही इस पर्सन की एक्सेलरेशन होगी, तो आप बोल सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ बीड विथ रिस्पेक्ट टू रॉड, आप रॉड भी बोल सकते हो, ठीक है. तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा दैट एम एक्सेलरेशन ऑफ बीड विद रिस्पेक्ट टू रॉड इज इक्वल्स टू एम जी साइन अल्फा माइनस एम ए कॉस अल्फा. तो यहाँ से एम और एम चला गया, सो एक्सेलरेशन ऑफ बीड विद रिस्पेक्ट टू रॉड कितना हो गया, इट इज़ जी साइन अल्फा माइनस ए कॉस अल्फा. सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ बीड विद रिस्पेक्ट टू रॉड, करेक्ट. तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, यूजिंग द नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इस क्वेश्चन को आप इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. पहले ये कॉपी कर लो, उसके बाद मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कैसे सॉल्व करेंगे. नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व दिस सेम क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. आप दोनों तरीके से कर सकते हो, आपको जो मेथड सूट करता है वो मेथड लगा दो, बोथ द मेथड विल हेल्पफुल फॉर यू. मैं फिर से मुझे एक बार डायग्राम बनाना पड़ेगा ताकि डायग्राम ख़राब ना हो जाए पहले वाला. तो यहाँ पर ये हमारी रॉड है, एंगल अल्फ़ा बना रही है, यहाँ पर बीड है, ठीक है. ये रॉड मूव कर रही है इन द लेफ्ट डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ए, ठीक है. तो सबसे पहले हम बीड की एफ बना देंगे. सबसे पहले हम क्या बना देंगे, बीड की एफ.
तो अकॉर्डिंग टू दिस बीड की एफ में जैसे कि यहाँ पर मैं कहूँ दैट दिस इज mg एंड दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। तो एक्चुअल में बीड के ऊपर दो ही फोर्स लग रहा है फॉर अ पर्सन सीइंग फ्रॉम द ग्राउंड। जो पर्सन ग्राउंड से देख रहा है उसके हिसाब से दो ही फोर्स लग रहा है, दैट इज एन एंड mg, करेक्ट। और इसने क्या देखा दैट दिस बीड इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये बीड जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन यू कैन से a1। चलो ये जो बीड है ये नीचे की तरफ आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन a1, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट बीड इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन a1, करेक्ट। ओके, समझ में आता है। चलो यहाँ पर जब मैं बात करूँगा दैट एक्सेलरेशन ऑफ बीड विथ रिस्पेक्ट टू रॉड की, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बीड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। और एक्सेलरेशन ऑफ बीड हमने क्या लिया है, a1 लिया है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे दैट a1 बार माइनस ar बार, ठीक है। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ बीड विथ रिस्पेक्ट टू रॉड, करेक्ट। ओके, सो जब हमें यही चीज़ पता लगानी है, हमें क्या करनी है, यही चीज़ पता लगानी है, करेक्ट। व्हाट इज दिस पार्ट, सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। यहाँ पर जब आप देखोगे, कम बैक ओवर हियर, तो यहाँ पर n को वी विल रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स like this. One will be the horizontal component and another will be the vertical component. So यहाँ पर हमें पता है इस लाइन को n को अगर मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, सो दिस इज 90 एंड दिस विल बी व्हाट 90 माइनस अल्फा। तो n हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना बनाना है, 90 माइनस अल्फा, सो वर्टिकल लाइन के साथ ऑब्वियसली अल्फा बनाएगा, तो ये हो गया n cos अल्फा एंड दिस पार्ट बिकम n sin अल्फा इन दिस वे, करेक्ट, परफेक्ट, है ना। तो यहाँ पर जब आप a1 की बात करोगे, एक्सेलरेशन ऑफ 1 की बात करोगे, तो यहाँ पर a1 को भी हम टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। सी दिस इज द वैल्यू ऑफ a1, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं a1 को रिजॉल्व कर दूंगा इनटू टू कंपोनेंट्स। यहाँ पर आपको ये पार्ट अल्फा मिलेगा ड्यू टू दी ऑल्टरनेट एंगल, सो ये हो गया a1 cos अल्फा और ये हो गया a1 sin अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे दैट लेट्स से समेशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन, तो हमें क्या आएगा दैट n sin अल्फा is equals to m a1 cos alpha. See, the net force is n sin alpha. तो यहाँ पर क्या हो गया, मास इंटू a1 cos alpha, है ना, m इंटू a1 cos alpha, बिकॉज a1 cos alpha कहाँ पर है, इन द लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है, x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर समेशन ऑफ फोर्सेस जब मैं y डायरेक्शन की बात करूँगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, mg माइनस n cos alpha इज इक्वल्स टू m a1 sin alpha, करेक्ट। तो ये वैल्यू हो गया। तो n cos अल्फा हमें कितना आ रहा है, दैट n cos अल्फा कम्स आउट टू बी mg माइनस m a1 sin अल्फा, करेक्ट। तो मुझे ये वैल्यू आ रही है। ओके, सो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a1। हमारा इंटरेस्ट क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a1। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डिवाइडिंग दिस टू इक्वेशन, सो दैटफॉर n sin अल्फा अपॉन n cos अल्फा इज इक्वल्स टू m a1 cos अल्फा अपॉन mg माइनस m a1 sin अल्फा। यहाँ से m कॉमन निकाल के मैं कट कर दूंगा, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, a1 cos अल्फा अपॉन g माइनस a1 sin अल्फा, ठीक है। यहाँ से n चला गया। लेट्स डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो g माइनस a1 sin अल्फा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल्स टू a1 cos अल्फा को आप यहाँ पर भेज दोगे तो cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो ये हो गया g साइन अल्फा माइनस a1 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू a1 cos स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर जब आप बात करोगे दैट ये पार्ट को राइट हैंड साइड भेज दो, तो a1 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, है ना, साइन स्क्वायर अल्फा a1 कॉमन निकल जाएगा और राइट हैंड साइड में बच जाएगा g साइन अल्फा। So therefore a1 का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, g sin अल्फा। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ a1 एज g sin अल्फा। a1 का वैल्यू हमें क्या मिल गया, g sin अल्फा, करेक्ट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू r पता लगाना है। तो अभी हमें पता है दैट दिस रॉड इज मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन a। तो इस एक्सेलरेशन को भी हम रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स, वन अलोंग दिस डायरेक्शन एंड अलोंग दिस डायरेक्शन, है ना। सो क्योंकि हमें पता है ये जो बीड है ये एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो इसको भी मैंने डिजॉल्व कर दिया, वन अलोंग एक्स एक्सिस एंड अनदर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो ए का वैल्यू हमें ये अल्फा देखने मिलेगा, है ना, बिकॉज इफ दिस सिस्टम इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन ए, इस डायरेक्शन में जाएगा तो ऑब्वियसली ये
एक्स एक्सिस जो हमने एक्स एक्सिस माना है उसके साथ अल्फा एंगल बनाएगा ड्यू टू दी ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, तो ये अल्फा हो गया, जिसकी वजह से ये हो जाएगा ए कॉस अल्फा एंड दिस विल बी ए साइन अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं बात करूँगा दैट एक्सेलरेशन ऑफ रॉड along x axis, acceleration of rod along x axis कितना है हमारे पास, this is a cos alpha, है ना, and acceleration of bead जो कि x axis पे ही है, acceleration of bead जो कि x axis पे ही है वो कितनी है g sin alpha। तो जब मुझे फाइंड आउट करना है acceleration of bead with respect to rod, है ना, acceleration of bead with respect to rod, so acceleration of bead minus acceleration of rod, what is acceleration of bead, it is g sin alpha, and what is acceleration of rod, a cos alpha। तो हमने यहाँ पर देखा इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है बट आंसर आ जाता है। सो इट्स अप टू यू कि आपको कौन से मेथड से जाना है, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जाना है, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जाना है। आई विल सजेस्ट यू गो फॉर द नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि जेई में टाइम बचाना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सो प्लीज कॉपी डाउन, देन विल डू द नेक्स्ट वन। Let's move to the next question. It seems to be very interesting question. So let me read the question first. Yeah, the question is if the pulley is massless and moves with an upward acceleration a naught, find the acceleration of m1 and m2 with respect to the elevator. We need to find out what is the acceleration of m1 and m2 with respect to the elevator. If this elevator is moving in the upward direction with an acceleration a naught, suppose there is a person standing over here who is observing these two blocks. So according to this person, m1 is moving in the upward direction with an acceleration a and m2 is moving in the downward direction with an acceleration a. Okay, तो हमें यही acceleration पता करना है, what will be this acceleration, because ये acceleration किसने देखा, इस ऑब्जर्वर ने देखा। ये ऑब्जर्वर कहाँ पर खड़ा है, एलिवेटर पे खड़ा है, तो जो एलिवेटर की acceleration होगी वही इस ऑब्जर्वर की acceleration होगी, मीन्स ऑब्जर्वर इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑब्जर्वर कहाँ पर है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमें फाइंड आउट करना है what will be the acceleration according to the non-inertial frame of reference. Okay, what will be the acceleration of these blocks with respect to the elevator, तो हमें यही ए पता करना है। So let's start the working of this part. तो सबसे पहले हम FBD बनाएंगे। FBD according to this person, ये जो पर्सन है ये क्या देख रहा है, ब्लॉक्स पे कौन सी फोर्स लग रही है। सबसे पहले ब्लॉक 1 को देखते हैं। ब्लॉक 1 पे दिस इज m1g and the tension T in the string in the upward direction। ठीक है, now if you will see this person is observing the block and this person is in non inertial frame of reference। ये person कहाँ पर है, non inertial frame of reference पे है, क्योंकि इस person की कुछ acceleration है, तो obviously pseudo force लगेगी। pseudo force is in the opposite direction as that the direction of non inertial frame of reference। non inertial frame of reference का जो भी direction होगा, जैसे कि यहाँ पर ये elevator ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो pseudo force लगेगी वो downward direction में लगेगी। so यहाँ पर जो pseudo force है, that pseudo force is in the downward direction। what will be the value of pseudo force, mass, and what is the acceleration of non-inertial frame of reference, that is a naught। so this is the FBD of the first block, then we'll make the FBD for the second block। this is the second block, इसका खुद का weight m2g and the tension T in the string, और वापस से इसके ऊपर भी pseudo force लग जाएगी in the downward direction m2 a naught। so यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे what is the net force। so net force यहाँ पर see if this is block is moving in the upward direction with an acceleration a, और यहाँ पर ये नीचे जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर जब नेट फोर्स की बात करेंगे सो टी माइनस m1g प्लस m1a नॉट इज इक्वल्स टू m1a। सो देयरफॉर टी का वैल्यू कितना मिल गया हमें, m1g प्लस m1a नॉट प्लस m1a। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ टी। कम बैक ओवर हियर, यहाँ पर भी नेट फोर्स फाइंड आउट करेंगे, m2g प्लस m2a नॉट माइनस टी इज इक्वल्स टू m2a। सो टी का वैल्यू कितना हो गया, it is m2g plus m2a naught minus m2a। so now left hand sides are equal, means right hand sides are also equal, so therefore I will write down m1g plus m1a naught plus m1a is equals to m2g plus m2a naught minus m2a। हमारा टारगेट a पता करना है, so what we'll do, we'll bring this m2a on the left hand side, so m1a plus m2a, और ये वाले पार्ट को राइट हैंड साइड भेज देंगे। so m2g this one and m1g will come over here, so it becomes minus m1g plus m2a naught this one will come over here, so it becomes minus m1a naught। so यहाँ पर देखोगे तो a कॉमन है, m1 plus m2, from here I will take g common, m2 minus m1, from here I will take a naught common, so m2 minus m1। so यहाँ से m2 minus m1 कॉमन ले लेंगे। let's move to the next question। let me open the question। it is very interesting question। yeah,
So the question is, two smooth blocks of masses m and m dash are connected by light inextensible strings are moving on a smooth wedge of mass m. If a force F acts on the wedge, the block do not slide related to the wedge. Find the acceleration of the wedge and the value of F. Okay, we need to find out what is the acceleration of the wedge as well as we need to find out what is the value of F. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने एक चीज़ बोली है कि जब इस फोर्स ये फोर्स F एप्लीकेबल हुआ इस वेज के ऊपर, तो ये ब्लॉक इस वेज के रिलेटिव में स्लाइड नहीं कर रही. मतलब क्या हुआ, इफ़ देर इज़ अ पर्सन स्टैंडिंग ओवर हियर, इस पर्सन ने क्या देखा, जो ब्लॉक जो वेज के ऊपर खड़ा है, इस पर्सन ने क्या देखा कि ये ब्लॉक मूव नहीं कर रही, ये ब्लॉक मूव नहीं कर रही. ठीक है, तो हम इसी की बात करेंगे. ओके, दिस इज द ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर कहाँ पर है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, क्योंकि अगर इसको फोर्स एफ लगा है तो ऑब्वियसली इस वेज की एक्सेलरेशन होगी. लेट्स से इस वेज की एक्सेलरेशन ए है, हमने ए मान दिया इसकी एक्सेलरेशन, तो ऑब्वियसली इस पर्सन की भी एक्सेलरेशन ए होगी. तो ये जो ऑब्जर्वर है ये कौन है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है. ठीक है, तो इसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हम इस ब्लॉक की एफ बनाएंगे एज वेल एज इस ब्लॉक की एफ बनाएंगे. ठीक है, तो जैसे कि पहले मैं m वाली ब्लॉक की एफ बना देता हूँ जिसका मास m है. तो जैसे कि ये m है, ठीक है, इधर एक टेंशन लग रहा है इसको राइट की तरफ, है ना, और यहाँ पर आप जब देखोगे तो ये पूरा सिस्टम आगे की तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन है. मतलब इस पर्सन की एक्सेलरेशन कहाँ पर होगी, इन द राइट डायरेक्शन. तो नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन कहाँ पर है, राइट डायरेक्शन में. तो सूडो फोर्स कहाँ पर लगेगी, लेफ्ट डायरेक्शन में ऑब्वियसली. तो जो सूडो फोर्स लग रही है इसके ऊपर वो कौन सी डायरेक्शन में लग रही है, लेफ्ट डायरेक्शन में. सही है. फिर यहाँ पर ये अच्छा, ये जो सूडो फोर्स है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मास इंटू एक्सेलरेशन. सो m इंटू ए, ये वाला इसके ऊपर सूडो फोर्स लग गया. चलो बढ़िया. अब हम इस ब्लॉक की बात करते हैं. तो इस ब्लॉक में अच्छा इसके ऊपर दो फोर्सेस और लगेगी, लेकिन वो मैंने बना नहीं रहा था क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है हमें. ये दो फोर्सेस हमें और लगेगी, ओके, इन द वाई डायरेक्शन. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैंने बना लिया. यहाँ पर इसकी बात करते हैं, दिस ब्लॉक जिसका वेट क्या है, एम डैश जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, टेंशन टी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. करेक्ट. नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है एन इन द राइट डायरेक्शन, बट इसको भी सूडो फोर्स फील होगा इन द लेफ्ट डायरेक्शन. और जो सूडो फोर्स इसको फील होगा वो क्या होगा, एम डैश ए. एम डैश ए इसको सूडो फोर्स फील होगा. ठीक है, और यहाँ पर अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली ये वाली ब्लॉक भी मूव नहीं करेगी. तो यहाँ पर जब हम देखेंगे इट इज़ इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन. इस पर्सन ने क्या देखा, ये जो ब्लॉक है इसके रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम कंडीशन में है. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन, वी नो दैट व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन, द नेट फोर्स विल बी जीरो. सो एक्स डायरेक्शन में अगर मैं नेट फोर्स की बात करूँ तो ये हो जाएगा टी माइनस एम ए विच इज इक्वल्स टू जीरो. सो देयरफॉर टी का वैल्यू कितना हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन. अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दैट समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन, समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन, सो यू विल सी दैट टी माइनस एम डैश जी विच इज इक्वल्स टू जीरो. नेट फोर्स जीरो होगा क्योंकि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन टी इज इक्वल्स टू एम डैश जी. पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ टी इन दिस इक्वेशन, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन एम डैश जी इज इक्वल्स टू एम ए. सो देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू एम डैश जी अपॉन एम. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. ये एक्सेलरेशन के साथ क्या करेगा, ये जो वेज है मूव करेगा. फाइन. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द फोर्स. वी नो दैट फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन. तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया और इस पूरे सिस्टम का मास कितना है, m प्लस m डैश. और ये पूरा सिस्टम कितनी एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, a एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दिस इज m डैश जी अपॉन m. सो f का वैल्यू कितना हो गया, m प्लस m डैश g अपॉन m. So that is the value of f. Let's move to the next question. Next question is, let me open the question. Yeah. So the question is, a block of mass m is placed on an inclined plane with what acceleration a towards right should the system move on a horizontal surface so that m does not slide on the surface of the inclined plane. Also calculate the force supplied by the wedge on the block assuming all the forces are smooth. Okay, मतलब फ्रिक्शन कहीं पे भी नहीं है ऐसा इन्होंने बोला है. क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं कि इस जो ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन को हम कितनी एक्सेलरेशन दे दें. इस इंक्लाइंड प्लेन को मूव करवा रहे हैं विद एन एक्सेलरेशन ए. तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिसकी वजह से ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड ना करे, ये जो ब्लॉक है इस इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड ना करे. तो ये हमारा क्वेश्चन है क्लास. सो नाउ लिसन इट केयरफुली. सपोज यहाँ पर एक पर्सन है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे खड़ा है, ये इस ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहा है. ये क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहा है.
सो जब आप देख रहे हो ये पूरा इंक्लाइन प्लेन मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए, तो इस पर्सन की भी एक्सेलरेशन ए होगी, मतलब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो इससे समझ में आता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्वेश्चन है हमारे पास ये। तो इस ब्लॉक का हम एफबीडी बनाएंगे व्हेन दिस पर्सन इज सीइंग दिस ब्लॉक। ये पर्सन के हिसाब से इस ब्लॉक की एफबीडी कैसे बनेगी, लेट्स सी। सपोज इफ दिस इज अ ब्लॉक, है ना, यहाँ पर इसका खुद का वेट दैट इज mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन n, और यहाँ पर आ जाता है दिस दैट इज अ सूडो फोर्स दैट इज मास इनटू कैपिटल ए। ओके, मास इनटू कैपिटल ए एक्सेलरेशन, क्योंकि नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डायरेक्शन राइट की तरफ है तो सूडो फोर्स जो है वो लेफ्ट की तरफ लगेगा। क्लियर? ओके, सो नाउ सी हियर, यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन की जो डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। इसको मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँगा लाइक दिस, इसको हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया लाइक दिस। सी व्हेन यू सी दिस ट्राइंगल, जब हम इस ट्राइंगल को देखते हैं ये 90 है, तो ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा, मतलब एन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितनी एंगल बना रहा है 90 माइनस थीटा, तो वर्टिकल लाइन के साथ ऑब्वियसली कितनी बनाएगा थीटा। ज्योमेट्री लगा दो थोड़ी सी, वहाँ पर आपको मालूम पड़ जाएगा कि एन वर्टिकल लाइन के साथ कितनी एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली हमें इसको रिजॉल्व करना है इनटू टू कंपोनेंट, वन विल बी वर्टिकल कंपोनेंट एंड अनदर विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ पर ये एंगल थीटा है, तो जिसकी वजह से ये बन जाता है एन कॉस थीटा और ये बन जाता है एन साइन थीटा। सही है? ओके, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इस पर्सन के अकॉर्डिंग ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। सो इफ़ दिस इज़ माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ माई वाई एक्सिस, तो मतलब क्या हुआ, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन एक्स एक्सिस विल बी जीरो एंड समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन वाई एक्सिस विल बी जीरो। So let's talk about y-axis first. What will be the net force? So net force will be n cos theta minus mg, which is equals to 0. So therefore n cos theta is equals to mg. Correct? Let's come to the summation of forces in x direction. Summation of forces in x direction will be n sin theta minus ma, which is equals to 0. So therefore n sin theta is equals to ma. So यहाँ पर हम लोग को ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करवा दो। सो ये हो गया n साइन थीटा अपॉन n कॉस थीटा इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन mg, mm गेट कैंसिल, nn गेट कैंसिल, सो a का वैल्यू कितना मिल गया g tan थीटा। सो दिस इज द एक्सेलरेशन। करेक्ट? जैसे ही आपको ये एक्सेलरेशन मिल गया, पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन एनी ऑफ द इक्वेशन। इफ यू वांट टू पुट इन दिस इक्वेशन यू कैन पुट इन दिस इक्वेशन और यू कैन पुट इन दिस इक्वेशन। सो टू फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि हमें नॉर्मल रिएक्शन भी पता करना है। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन एक काम करते हैं, ए का वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं, यहीं से हम कैलकुलेट कर लेंगे। नॉर्मल रिएक्शन कम्स आउट टू बी mg अपॉन कॉस थीटा, सो दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन। ओके, सो इन दिस वे वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। प्लीज कॉपी डाउन दैन टू द नेक्स्ट वन। लेट्स सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सो द लास्ट क्वेश्चन, लेट मी रीड द क्वेश्चन। अ homogeneous flexible rope rests on a wedge whose side edges makes angle alpha and beta with the horizontal. The central part of the rope lies on the upper rib C of the wedge. With what acceleration should the wedge be pulled to the left along the horizontal plane in order to prevent the displacement of the rope with respect to the wedge? Consider all surfaces are smooth. सारी surfaces क्या होगी? Smooth होगी। चलो let's start solving this question. मतलब यहाँ पर क्या है, for example if this is a person, ये क्या कर रहा है, इस rope को observe करने का काम करेगा। ठीक है, ये जो wedge है ये लेफ्ट की तरफ जा रही है विद एन एक्सेलरेशन a। तो हमारा क्वेश्चन ये है, आपको ये एक्सेलरेशन पता करनी है, ये एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए जिसकी वजह से ये जो रोप है ये इस वेज के ऊपर कहीं भी स्लाइड नहीं करना चाहिए, मतलब यहाँ पर भी नहीं गिरना चाहिए और यहाँ पर भी नहीं गिरना चाहिए, जैसा है वैसा है। करेक्ट? ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, जब हम इस पर्सन की बात करते हैं तो ये पर्सन क्या कर रहा है, इन दोनों की एफबीडी देख रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम देख रहा है। तो मैं यहीं पे बना देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन इसकी एफबीडी कैसे होगी, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं इस पूरे रोप का मास m है। तो अगर इस पूरे रोप का मास m है, क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि यहाँ पर रोप का हाफ पार्ट है और यहाँ पर रोप का हाफ पार्ट है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो पार्ट है इसका जो मास है वो m/2 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसका जो वेट है वो कितनी हो जाएगी, द वेट इज़ नथिंग बट mg/2। इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है दैट इज़ n इन दिस डायरेक्शन। इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगा। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स? सी, ये जो वेज है ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a, तो जो ऑब्जर्वर है वो भी कहाँ पर जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा विद एन एक्सेलरेशन a। तो सूडो फोर्स जो है हमें पता है इट इज़ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द
डायरेक्शन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो सूडो फोर्स जो लगेगी वो राइट की तरफ लगेगी। सो राइट की तरफ जो सूडो फोर्स होगा वो कितना होगा, दैट इज m/2a, और इस स्ट्रिंग पे टेंशन होगा, द टेंशन इन दिस डायरेक्शन दैट इज t। सो ये इसका हमने सारा एफबीडी बना दिया, करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्ट। ये जो हिस्सा हम इसकी बात करेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो इसका खुद का वेट, अच्छा मैं इसको ब्लैक पेन से बना देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसका खुद का वेट दैट इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज़ mg/2। नॉर्मल रिएक्शन दैट इज़ n1 ले लेते हैं, चलो इसका नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर टेंशन कितना है, टेंशन T है, करेक्ट। और यहाँ पर सूडो फोर्स लगेगी इन दिस डायरेक्शन दैट इज़ ma/2। तो ये सारी फोर्सेस लग रही है। ओके, आई विल से दैट इसका जो सेंटर है, इस सेंटर को P नेमिंग कर दो और इस सेंटर को Q नेमिंग कर दो, ठीक है। और इस पार्ट को मैं फिर से यहाँ पर रीड्रॉ करूँगा ताकि वो हमारा डायग्राम ख़राब ना हो जाए। सो ये पॉइंट P है, द टेंशन T इज़ एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज़ द नॉर्मल रिएक्शन N, and this one is ma/2, and in the downside, yeah, this one is mg/2, करेक्ट। ओके, चलो फैंटास्टिक, ये सब चीज़ आ गई हम लोग को। अब Q की बात करेंगे। सो दिस इज़ माई पॉइंट Q। तो Q पे कौन सी फोर्सेस लग रही है, एक तो लग रहा है N1 इन दिस डायरेक्शन, एक लग रहा है mg/2 इन दिस डायरेक्शन, एक लग रहा है राइट की तरफ दैट इज़ ma/2, और एक लग रहा है टेंशन T इन दिस डायरेक्शन। तो ये इतनी सारी फोर्सेस लग रही है। लेट्स से यहाँ पर जब हम बात करेंगे फॉर दिस रो, फॉर पॉइंट P, आई विल से दैट दिस इज़ माई x एक्सिस एंड दिस इज़ माई y एक्सिस। ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। आप इसको भी x एक्सिस y एक्सिस ले सकते हो, या फिर आप इसको x एक्सिस और y एक्सिस ऐसे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कैसे भी लो, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, चीज़ों को रिजॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर ma/2 है, अब आप ध्यान से देखोगे ma/2 इज़ इन दिस डायरेक्शन। ma/2 को मैं रिजॉल्व करूँगा इंटू टू कॉम्पोनेंट, वन विल बी दिस कॉम्पोनेंट एंड अनदर विल बी दिस कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो ma/2 की डायरेक्शन जो है वो राइट की तरफ है, और ये वाली लाइन देखो ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमें पता है हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इंक्लाइंड लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा, तो यहाँ पर भी एंगल अल्फा होगा। तो यहाँ पर आई विल राइट डाउन दिस इज एंगल अल्फा। सो ये ma/2 को रिजॉल्व करेंगे तो दिस इज ma/2 कॉस अल्फा, करेक्ट, एंड दिस वन इज ma/2 साइन अल्फा। उसी तरीके से mg/2 को भी रिजॉल्व करेंगे। mg/2 इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा। सो इफ दिस इज अल्फा, दिस इज 90, देन दिस इज 90 माइनस अल्फा। तो mg/2 है, आप जब देखोगे mg/2 को भी मैंने टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, वन अलोंग दिस लाइन एंड अनदर अलोंग दिस लाइन। तो यहाँ पर जब आप देखोगे mg/2 नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, दिस एंगल 90 माइनस अल्फा, मतलब ये 90 माइनस अल्फा है। इफ दिस इज 90 माइनस अल्फा देन आई विल से दिस इज अल्फा, ठीक है। तो आपका ये अल्फा हो गया। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये कितना हो गया, mg/2 कॉस अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया, दिस इज mg/2 साइन अल्फा, करेक्ट। सो ये चीज़ें हो रही है यहाँ पर, फाइन। तो अभी पहले हम इसकी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर इसके ऊपर आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस पार्ट को देखते हैं। सो हमें पता है सबमिशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन विल बी 0 एंड सबमिशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन विल बी 0। तो सबमिशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या है, t प्लस ma कॉस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू mg साइन अल्फा बाई 2। जब हम समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन की बात करेंगे, सो वाई डायरेक्शन में क्या आ रहा है, n प्लस n इज इक्वल्स टू ma साइन अल्फा बाई 2 एंड या mg प्लस mg कॉस अल्फा बाई 2। तो ये हमें n की वैल्यू आ रही है और यहाँ से t की वैल्यू आ रही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, विच इज इक्वल्स टू mg साइन अल्फा बाई 2 माइनस ma कॉस अल्फा बाई 2। तो हमें टेंशन और n का वैल्यू दोनों आ गया। नाउ विल कम बैक टू दिस इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आई विल टेक दिस एज माई एक्स एक्सिस एंड दिस एज माई वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें चीज़ों को रिजॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि ma/2 है, लेट्स टॉक अबाउट ma/2। तो ma/2 को मैंने रिजॉल्व कर दिया इंटू टू कॉम्पोनेंट, वन अलॉन्ग दिस लाइन एंड अनदर अलॉन्ग दिस लाइन। mg/2 को भी हमने रिजॉल्व कर दिया इंटू टू कॉम्पोनेंट, दिस एंड दिस।
ठीक है। अभी ma/2 देखो इंक्लाइंड के साथ कितनी एंगल बनाएगा, बीटा, ड्यू टू दी ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो यहाँ पर ये एंगल बीटा है आपका, नहीं सॉरी, ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल बीटा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ma/2 कॉस बीटा, और ये वाला कंपोनेंट आपका हो गया ma/2 साइन बीटा। ओके, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। इन द नेक्स्ट पार्ट इफ़ यू विल सी mg/2 को भी हमने रिजॉल्व कर दिया है। mg/2 को मैं एक्सटेंड करूँगा, दिस इज 90, दिस विल बी 90 माइनस बीटा। तो mg/2 यहाँ पर 90 माइनस बीटा बना रहा है, तो ये वाला एंगल बीटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा दिस पार्ट इज mg/2 कॉस बीटा एंड दिस पार्ट विल बी mg/2 साइन बीटा। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आई होप शायद आपको दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर भी मैं बता दूंगा दैट सबमिशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो। तो सबसे पहले सबमिशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। दैट टेंशन टी इज इक्वल्स टू mg/2 साइन बीटा, ओके, या mg/2 साइन बीटा। एंड यहाँ पर जस्ट ए मिनट, ओके, ये वाला कंपोनेंट ma/2 कॉस बीटा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्लस ma/2 कॉस बीटा। तो ये चीज़ें आ रही हैं हमें, टेंशन को हम इक्वेट कराने वाले भी, ओके। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल मीन्स राइट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन mg साइन अल्फा अपॉन 2 माइनस ma कॉस अल्फा अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू mg साइन बीटा अपॉन 2 प्लस ma cos बीटा अपॉन 2 एंड 2 गेट कैंसिल, m गेट कैंसिल। सारे g वाले कंपोनेंट एक साइड लेके आएंगे, सारे cos वाले कंपोनेंट एक साइड लेके आएंगे। सो देयरफॉर g साइन अल्फा माइनस g साइन बीटा इज इक्वल्स टू a cos अल्फा प्लस a cos बीटा। यहाँ से a कॉमन ले लूँगा मैं, तो a कॉमन आ गया, देखो यहाँ से g कॉमन ले लो, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू g साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। सो दैट इज द वैल्यू व्हाट वी आर